जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। एक है साधारण बहुमत द्वारा और जो बाकी की 2 प्रक्रियाएं हैं वो अंदर आती हैं 368 अनुच्छेद के, जो है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरी है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो साधारण बहुमत मतलब क्या कि हमारे सदन में 50% सदस्यों की उपस्थिति व मतदान, यह व्यवस्था अनुच्छेद 368 में 68 की सीमा से बाहर है। समझे? मतलब कि 50% बस होना चाहिए जितने भी प्रेजेंट हैं उनका, और जितने मतदान कर रहे हैं उनका, वो कहलाएगा सिंपल मेजॉरिटी वाला, साधारण बहुमत से। और फिर जो आता है अनुच्छेद 368 में, वो है विशेष बहुमत द्वारा। इसमें 50% प्लस 2/3 होना चाहिए, 2/3 जो उपस्थित हैं और जो मतदान कर में भाग ले रहे हैं उनका। और विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन में 50% तो होना ही चाहिए, प्लस 2/3 भी होना चाहिए, मतलब पूरा विशेष बहुमत भी होना चाहिए, प्लस 50%। तो ये 50% क्या बताता है? तो ये 50% बताता है कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होगी, मतलब उनको हाँ बोलना होगा। संविधान संशोधन भाग 20 368 हम पढ़ रहे हैं और इसी में हमें कुछ डिटेल जाननी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान तो पढ़ चुके हैं कि भाग 20 है ना, अनुच्छेद 368 में किया गया है। फिर क्या कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट हुआ प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर व लचीला है क्योंकि इसमें साधारण व विशेष दोनों तरीके से संशोधन किया जा सकता है, इसलिए ये आंशिक रूप से कठोर और लचीला है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, वही बात। फिर भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर के विचारानुसार संशोधन की 3 विधायी प्रक्रियाएं हैं जो हम पढ़ रहे थे, उसी में थोड़ा और ध्यान देते हैं। क्या कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, अब इसकी डेफिनेशन भी है क्या कि साधारण बहुमत से तात्पर्य संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले आधे से अधिक सदस्यों के अनुसमर्थन से है। इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो 368 में क्या आता है? 368 में बाकी की बची 2 प्रक्रियाएं आती हैं, वो क्या हैं? विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले का 2/3 सदस्यों से के बहुमत से संशोधन होना। और फिर एक और थर्ड है, तीसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, संसद के प्रत्येक सदन का विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत इसे अनुसमर्थन दें, तब ये पास होगा। फिर साधारण बहुमत द्वारा संशोधन के विषय जो है वो है संघ में नए विदेशी राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2 बोलता है ना, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 बोलता है पहली अनुसूची के तहत। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुसूचियों की, तो प्रथम अनुसूची कहती है, फर्स्ट शेड्यूल कहता है कि भारतीय संघ के घटक राज्यों, जो अभी कितने हैं 28 राज्य, व केंद्र शासित प्रदेशों जो कितने हैं 8, उनका उल्लेख पहली अनुसूची में दिया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन यूनियन स्टेट्स 28 स्टेट्स एंड यूटी यूनियन टेरिटरीज 8 मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल। नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 11, राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन मतलब क्या होता है? समापन या सृजन, ये आर्टिकल 169 में दिया गया है। फिर संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद का सृजन, ये आर्टिकल 239 के ए में दिया गया है, का में दिया गया है। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि की परिलब्धियां मतलब होता है वेतन आदि एवं विशेष अधिकार, ये दूसरी अनुसूची में दिया है। तो दूसरी अनुसूची को भी देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची सेकेंड शेड्यूल, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। संसद में गणपूर्ति क्या होती है? कोरम एवं संसदीय प्रक्रिया के नियम भी इसी से होते हैं। फिर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद सदस्यों और इसकी समितियों के विशेष अधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, दूसरी और 5वीं, ठीक है, 6वीं अनुसूची सब इसी के अंतर्गत आती है। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची के वो भी देख लेते हैं। अच्छा, 5 कैसा बनता है? एस के जैसे बनता है ना, तो 5 से याद रख लेना, एस, SC, ST, ठीक है। 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल बोलता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के
प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। ठीक है, बिलोंग्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड कास्ट मेंशन्ड प्रोविजंस। ठीक है, फिर 6वीं अनुसूची भी देखते हैं। तो 6th शेड्यूल क्या बोलता है? ये बोलता है आमे मित्र। ठीक है, एक ट्रिक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है, संसद एवं राज्यों के विधानमंडल के लिए निर्वाचन भी इसी में है और साथ ही साथ निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण भी इसी के तहत होता है। फिर हम हमारा देखेंगे विशेष बहुमत द्वारा संशोधन के विषय। तो संशोधन श्रेणी में शामिल नहीं, क्या देखते हैं, मूल अधिकार इसमें है। क्या क्या है? मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है। वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में शामिल हैं वो नहीं है। ठीक है, फिर विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन के विषय में आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ये आता है, ये आया हुआ प्रश्न है क्या कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है? तो आर्टिकल 55। फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 73, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 162, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, आर्टिकल 141, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय भी इसी में है, केंद्र राज्य विधायी संबंध भी इसी में है, संसद राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी इसी में है, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय भी इसी में है और स्वयं अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन करना है तो भी इसी के तहत होगा। लेकिन 7वीं अनुसूची क्या है तो वो भी हम देखते हैं। 7वीं अनुसूची में है केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित प्रावधान है। इसमें आती है हमारी संघ सूची, है ना, राज्य सूची और आती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, वो आप सर्च करके मुझे बताइए कितने होते कमेंट में। संशोधन में एक विरोध भी होता है और जो होता है किसी विशेष मंडल समूह का अस्तित्व में ना होना। संयुक्त बैठक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये है लास्ट पॉइंट जो बताऊंगी, पर ये सुन लो। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में विरोध है तो गतिरोध दूर करने हेतु संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है, बताइए। फिर राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। कैसे? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुमति देने को बाध्य है, जबकि आर्टिकल 111 क्या बोलेगा? इसके अनुसार वह अनुमति ना देकर उसे सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब हम एक मिनट देख लें कि आर्टिकल 111 है क्या। तो भाई साहब ये है हमारा अनुच्छेद 111। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो उसे अस्वीकृत नहीं करेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।